हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फाइंड पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका सरना आदिवासी धर्म कोड जो चर्चा में है। सरना जो आदिवासी धर्म कोड है क्या, और अभी इसे लेकर क्यों इतने ज्यादा आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि सरना धर्म क्या है और एक नए धर्म की जो मांग की जा रही है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको जानने योग्य है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो उन्हें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, और साथ ही इस पर जो आंदोलन किए जा रहे हैं, इतने ज्यादा आंदोलन क्यों किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो आदिवासी समुदाय हैं वो अपनी एक अलग धर्म की मांग कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक नियम यह था कि जो जनगणना होती थी, आपको पता है कि हर एक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। 2011 में पिछली बार हुई थी, अभी 2021 आ चुका है, तो इस साल भी आपका जनगणना होगी। तो पहले क्या सिस्टम था कि आपका जो आदिवासियों की जनगणना होती थी, अन्य श्रेणी में उन्हें शामिल कर कर उनकी जनगणना की जाती थी, उनके लिए कोई धर्म नहीं था। तो अब वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक अलग धर्म में शामिल कर कर उन्हें जनगणना में शामिल किया जाए, उन्हें एक धर्म की मान्यता दी जाए और उसका नाम होगा सरना धर्म। और इसी के मांग कर लेकर बहुत बड़ी संख्या में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हमारे झारखंड राज्य के भी और अन्य राज्यों को भी उसमें देखा जा रहा है कि वो मांग कर रहे हैं, जिसमें कि वो चाहते हैं कि कि आने वाले जनगणना में सरना धर्म को शामिल किया जाए। और इसके लिए जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और जगह जगह पर इसके लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि अभी ये क्यों आंदोलन हो रहे हैं, क्या पहले इससे पहले आंदोलन नहीं हुए हैं, या फिर अभी इसका कुछ कारण है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आंदोलन हो रहा है और आदिवासी पहली बार ये मांग कर रहे हैं कि हमें अलग धर्म में शामिल किया जाए। इससे पहले भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और बहुत सारे लोगों, धार्मिक संगठनों के द्वारा भी जो आदिवासी के संबंधित क्षेत्र से उन्होंने मांग की है। अभी इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि झारखंड विधानसभा में एक विशेष सत्र में सरना जो आदिवासी सरना धर्म कोड है, संहिता है, उसे सर्वसहमति से पारित कर दिया गया है। अब वो अंतिम जो फैसला करेगी, क्योंकि वो झारखंड सरकार ने अपने विधानसभा में इसे पास कर दिया सर्वसहमति से। अब ये प्रस्ताव केंद्र पास गया है और केंद्र इसमें अंतिम निर्णय लेगा कि इसे पास करना है, मतलब कि इसके पीछे क्या पक्ष रखना है। इसीलिए अभी उसे लेकर कि केंद्र सरकार इसको माने और अलग एक सरना धर्म की मान्यता दे, इसी के लिए यह अभी आंदोलन किए जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर क्या है कि झारखंड विधानसभा में जो बिल पास किया गया, जो संहिता पास की गई, आदिवासी सरना धर्म कोड जिसे बोला गया, उसे हम लोग को समझने की जरूरत है। और उसी कारण अभी ये इतने ज्यादा लोगों के द्वारा आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब वो अंत में, चूंकि अब लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें फैसला यह करे कि इसे मान्यता दे और 2011 की जनगणना में उसे 2021 की जनगणना में आपका उसे शामिल करे। तो इसे लेकर ये आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा कब ये पास किया गया, जो आदिवासी जो सरना धर्म कोड है उसको। तो राज्य सरकार के द्वारा आपको बता दें, आदिवासी जो सरना धर्म कोड है उसे 11 नवंबर 2020 को जो सत्र बुलाया गया था झारखंड विधानसभा में, उसी विशेष सत्र में इसे कुछ संशोधन के साथ इसे पारित किया गया। इसमें आपका हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के द्वारा ये पेश किया गया था और राज्य सरकार अब ये प्रस्ताव, चूंकि अभी अपने राज्य में प्रस्ताव ये पारित हो गया विधानसभा में, तो अब नियमानुसार चूंकि ये जनगणना का धर्म की बात है तो वो केंद्र पर सरकार के पास जाएगा। अब केंद्र सरकार के पास गया है तो वो चाह रहे हैं, जो भी सरकारें हैं जो इसके पक्ष में थी और जो भी आपका लोग हैं जो इसके पक्ष में, वो केंद्र सरकार से चाह रही है कि जल्द से जल्द
इस सरना धर्म को मान्यता दी जाए और 2021 की जनगणना में उसे शामिल किया जाए। अब बात करते हैं आपका सरना आदिवासी तो धर्म कोड प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके पीछे क्या कैसे कैसे इसको पास किया गया। तो सरना आदिवासी धर्म कोड पर जैसे कि झारखंड बनने के तो आप देख सकते हैं 20 वर्ष हो चुके हैं, तो इसके पहले कोई ऐसा नहीं किया गया था। बिल्कुल पहले भी ऐसे कुछ कार्य किए गए थे, लेकिन वो उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया जितना कि इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बनने के बाद जो ये बिल पास होकर आपका आगे बढ़ा और इसे फिर केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। और इसमें एक चीज और, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं पक्ष और विपक्ष की, जैसा कि आपको पता है झारखंड विधानसभा में अभी पक्ष की और कौन है, गठबंधन वाली सरकार, जिसमें कि आपका कांग्रेस है, फिर आपका जो जेएमएम है और आपका राजद है। ये तीन पार्टी मिलकर अपना सरकार चला रही है, जिसके कि जेएमएम के नेता जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है, तो उन्हीं के द्वारा ये बिल को पास कराया गया है। और जो विपक्षी है अभी झारखंड में वो है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने के भी बहुत सारे मेंबर ने इसमें अपना सपोर्ट किया, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा इसमें मुख्य रूप से विस्तार से चर्चा नहीं की गई। जैसा कि मुख्य जो विपक्षी पार्टी की तरफ से जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे सीपी सिंह और नीलकंठ मुन्ना ने प्रस्ताव पारित करने से पूर्व इसकी समग्र चर्चा कराना चाहते थे। जो विपक्ष के जो नेता बताए जा रहे हैं, अभी उन्हें मान्यता नहीं मिली है, बाबूलाल मरांडी, तो भी चाहते थे कि इस पर कुछ बातें अपनी रखे, लेकिन उन्हें इसमें बोलने का समय नहीं दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। ये आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी यह बिल जो है आपका पास किया गया। अन्य मामलों की बात करें तो सरना धर्म कोड आने से क्या लाभ मिलेगा, तो मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारी चीजें बताई गई, बिल में जो शामिल किया गया, बिल में ये सारी चीजें बताई गई। जैसे कि बिल में ये बताया गया है आपका जो ये सरना जो धर्म कोड बिल है उसमें ये बताया गया है कि आपका कि जनसंख्या में अगर हम बात करें तो जनसंख्या में कमी के कारण झारखंड के आदिवासियों को जो मिलने वाले संवैधानिक अधिकार है उस पर असर पड़ता है। क्योंकि आप देखिएगा झारखंड में अगर हम 32 जनजातियों की बात करें तो 32 जनजातियों की देखिएगा तो स्थिति जो है आपका अन्य जो जनजातीय हैं, जो अन्य जो गैर जनजातीय हैं उनके अपेक्षा इनकी स्थिति ज्यादा सही नहीं है। जो अन्य गैर जनजातियों की वृद्धि दर है जो हर एक 10 साल में आप पता कीजिएगा, और एक्चुअली एग्जैक्ट पता ही नहीं चलता है कि इनकी वृद्धि दर वास्तविकता में क्या है, क्योंकि इन्हें एक अलग कैटेगरी के आधार पर शामिल नहीं किया जाता है, तो वो भी एक चिंता वाली बात है। तो ये मांग भी कहीं हद तक आपका कुछ सही भी है। अगर हम बात करें तो जनसंख्या में जो बिल बताया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा जो बताया गया है कि आदिवासी जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो बहुत ही कम है। आपको पता होगा कि झारखंड में 32 जनजातियां में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो विलुप्त जनजातियां हैं, मतलब कि उनकी जनसंख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, वो अभी नहीं के बराबर उनकी जनसंख्या, कुछ तो विलुप्त भी हो चुके हैं। आपको पता होगा कि 32 में 8 ऐसी जनजातियां हैं जो कि आदिम जनजातियों की कैटेगरी में रखा जाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि आदिम जनजाति कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनकी स्थिति जो है आर्थिक से लेकर सामाजिक से लेकर आपका जो शारीरिक स्थिति है अन्य जनजातियों के मुकाबले बहुत ज्यादा खराब है, और विलुप्त जनजातियों के स्थान के आधार पर इन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें समय समय पर सरकार पहल करके इसमें और भी उनके लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से बताई गई है। अब यहाँ पर जनगणना के अगर स्पष्ट आंकड़े मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी तक जनगणना उनका नहीं हो रहा था, जनगणना हो रहा था लेकिन स्पष्ट आंकड़े नहीं मिल पा रहे थे। आगे हम बताएंगे, जैसे कि हमने बताया कि जो आदिवासियों की जनगणना होती है, जो जनगणना में उन्हें अन्य श्रेणी में रखा जाता है और वो 1951 से प्रारंभ हुआ है। उससे पहले क्या स्थिति थी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी मांग कुछ देखा जाए तो जायज भी है। ब्रिटिश काल में कुछ अलग नियम था, लेकिन जब बाद में भारत बना तो भारत में जब जनगणना 1951 में प्रारंभ हुआ तो उसमें कुछ अलग हो गई, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही इसमें एक और चीज बताया गया है कि जो प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होती है, तो आपको पता है कि झारखंड में या फिर अन्य राज्यों में देखिए एक बहुत बड़े जो आदिवासी वर्ग है वो क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र में नौकरी न करके नौकरी के चलते दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं। तो पलायन की वजह से अगर मान लीजिए भी जनगणना हो रहा है, अभी वो अपने जगह पर नहीं है, तो जनगणना में विशेष रूप से उन्हें तो शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि जनगणना के दौरान आदिवासी अपने इलाके में नहीं रहते हैं और राज्य से पलायन कर जाने के कारण उनकी जनगणना हो ही नहीं पाती है।
तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर विशेष कैटेगरी के तौर पर उन्हें शामिल किया जाएगा तो उनके बारे में और भी चीजें स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी कि हाँ वास्तव में वो कितनी संख्या में है। अब इसकी पृष्ठभूमि पर बात करते हैं कि आदिवासियों की हिस्सेदारी जो है आपका, जो ये बीबीसी जो न्यूज में छपा था आर्टिकल, उसी पर आपका ये आधारित है। आदिवासियों की हिस्सेदारी जो है आपका उसमें क्या है। अब पृष्ठभूमि पर भी देखेंगे क्या है, इसके पहले क्या कारण था। जैसा कि हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि झारखंड के आदिवासियों के लिए जो सरना धर्म कोड की मांग है जो बहुत ही पुरानी है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार मांग की जा रही है। अभी इतने ज्यादा प्रदर्शन और आंदोलन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि झारखंड सरकार इसमें एक बहुत बड़ी पहल की है, जो कि अन्य राज्यों के भी लोग इसमें इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए ये चीजें स्थिति बन रही है। अगर हम साल 2011 की जनगणना के आधार पर बात करें तो आदिवासियों की जो जनसंख्या बताई गई है आपका भारत में वो 10 करोड़ से करीब अधिक बताई गई है। इसमें अगर हम बात करें तो करीब जो भील जनजाति है वो 2 करोड़ है, गोंड जनजाति जो इसमें आते हैं आपका 1.60 करोड़ है, फिर आपका संथाल जनजाति जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर भी, वो पूरे देश में 80 लाख इनकी जनसंख्या है। अगर हम मीना की बात करें तो इनका जनसंख्या जो है 50 लाख है। उरांव की बात करें तो वह भी आपका 42 लाख है। मुंडा की बात करें तो 27 लाख है आपका। वही बोडो जनजाति की बात करें तो यह आपका 19 लाख के लगभग है। और भी जनजातियां करीब आपको बता दें देश में आदिवासियों की करीब आपका 750 से भी अधिक जो जनजातियां हैं जो निवास करती है, जातियां निवास करती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि झारखंड में ही 32 जनजातियों की मान्यता मिली हुई है। अगर हम बात करें तो अधिकतर राज्यों की आबादी में इनकी हिस्सेदारी है। जैसे कि झारखंड में बात कीजिएगा तो जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड में जो कुल आबादी है, झारखंड की कुल आबादी 2011 के आधार पर जो कि करीब 3 करोड़ 21 लाख के लगभग है, उसमें करीब 26% के लगभग आपका आदिवासियों की जनसंख्या है। करीब 46 लाख के लगभग आपका आदिवासियों की जनसंख्या है, जो कि अपना एक अलग धर्म कोड की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। अभी तक उनका अलग आदिवासी धर्म कोड की व्यवस्था नहीं थी। अब जो ये जनगणना हुई तो उसमें किस कैटेगरी में उन्हें रखा जाता था, तो इस कारण जो पिछली बार जनगणना हुई थी आपका, उन्हें धर्म की जगह अन्य कैटेगरी, अदर कैटेगरी में रखा जाता है। एक कॉलम बना रहेगा, मान लीजिए हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख है, फिर आपका क्रिश्चियन है, तो जो आदिवासी समुदाय है उन्हें अन्य कैटेगरी में रखा गया था। अब बात करते हैं कि ये अदर कैटेगरी का जो प्रावधान है, क्या ये पहली बार बना है या फिर पहले से ही चलता आ रहा है। तो इसके पीछे आपको 2 कारण को हम लोग को देखना होगा। ब्रिटिश काल जब थी आपका, जब जनगणना प्रारंभ हुआ था आपका, उस समय आपका, तो ब्रिटिश काल के लेकर आपका करीब हम बात करते हैं तो जो 1871 में जो जनगणना हुई थी, उससे वहां से लेकर आपका 1951 तक, ध्यान से इसको समझिएगा, ब्रिटिश शासन काल में साल 1871 से लेकर आजादी के बाद 1951 तक आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कोड की व्यवस्था रही है। समझ रहे इन चीजों को कि बीच में ही, मतलब कि 1951 के बाद से लेकर अभी तक, मतलब कि 2011 की जनगणना तक ही सिर्फ उन्हें अन्य कैटेगरी में रखा गया है। 1951 से पहले तक और 1871 तक, 1871 से उन्हें आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कोड के आधार पर उनकी जनगणना होती रही है। क्लियर है। 1951 के बाद उन्हें अन्य कैटेगरी में रखा गया। फिर जब इन्हें अन्य कैटेगरी में रखा गया तो समय समय पर इनके लिए बाद में विचार किया गया कि इन्हें कैसे शामिल किया जाए। बहुत सारे आंदोलन हुए। कार्तिक उरांव का भी एक बहुत बड़े जो एमपीज थे, उनके द्वारा भी बहुत सारी चीजें बताई गई थी। उनकी एक बुक भी आती है जिसमें कि बहुत सारे बातें बताई गई थी कि इन्हें अलग शामिल किया जाए। बहुत सारे जो धार्मिक, जो आदिवासी संबंधित नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा मांग समय समय पर की जा रही है। अगर हम बात करें तो जो ये जनगणना आपका 1871 से 1951 तक रहा, उसके बाद उन्हें अन्य कैटेगरी में शामिल किया। तब अलग अलग जनगणना के वक्त इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। आजादी के बाद इन्हें शेड्यूल ट्राइब्स कहा गया। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा।
तो ये सारे पृष्ठभूमि थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में यहां से बहुत सारी चीज पूछी जा सकती है। एक सामान्य जानकारी के लिए भी आप इसे अपने पास रख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एग्जाम में यहां से बहुत सारी चीज पूछी जा सकती है और ये भी वर्तमान में चर्चा में भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है तो आप यहाँ पर उन चीजों के बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल उनका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो जो भी छात्र, बहुत सारे छात्र हमसे बात कर रहे थे, बहुत सारे के मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग। तो जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, अभी चूंकि सरकार जब तक परमिशन नहीं देती थी तो ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं चल रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन क्लासेस अभी हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए उम्मीद है कि इस महीने में आपका प्रारंभ हो सकता है, सरकार जैसे ही परमिशन देगी आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है आपको बेनिफिट। तो ऑनलाइन क्लासेस अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चला रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट का रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है, जिसमें कि ये 5 तरह के बैच अभी हम लोग चला रहे हैं, जो कि हमेशा ये लाइव होता है डिस्कशन, और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि कोर्स 1 की बात करें तो इसमें जेपीएससी फाउंडेशन बैच है, जिसमें कि पीटी प्लस मेंस की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम जेपीएससी पीटी की बात करें तो सिर्फ अगर जेपीएससी पीटी के लिए भी अलग से एक बैच चलाया जा रहा है। जेपीएससी पीटी में आप देखिएगा पेपर 1 2 होता है झारखंड सामान्य अध्ययन, तो उसके लिए भी अगर स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी बैच आपका सिर्फ चल रहा है। तो और एक साइड आपका जेपीएससी मेंस के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है। तो ये 4 तरह के जेपीएससी के बैच है, जिसमें कि आप जेपीएससी फाउंडेशन बैच पीटी प्लस मेंस, जेपीएससी मेंस के लिए, जेपीएससी पीटी के लिए, और आपका जो पेपर है आपका पेपर 2 झारखंड जीएस पीटी का, उसके लिए भी आप इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कंबाइन ज्वाइन कर सकते हैं। सारे क्लासेस आपका लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको उपलब्ध कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल हम लोग प्रिंटेड उपलब्ध कराते हैं, जितने भी आपको नोट्स दिए जाएंगे आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे, जिससे कि आप तैयारी जो है आपका कंप्लीट हो चुके। हम यहाँ पर सीधा सा ऑफलाइन के जैसा ही सारा चीज आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि आपको तैयारी में कोई कमी ना रहे। इन चीजों का भी हम लोग ख्याल रखे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन सारा चीज उपलब्ध है। इसके अलावा सीजीएल के जो भी बैच है, बहुत सारे छात्र सीजीएल के विशेष रूप से तैयारी करते हैं, तो उसके भी आपको बैच चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है जो हमारे इंस्टोमोजो का जो ऑनलाइन स्टोर है, वहां से आप डायरेक्ट डिफरेंट कोर्सेस स्टडी मटेरियल भी आप सिर्फ अगर परचेज करना चाहते हैं, डिफरेंट ये 5 कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, 5 में से कोई एक, तो आप इन चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आप बहुत ही कम फीस पर, सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर बहुत ही कम फीस पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जिसका फायदा आपको मिलता है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ही सिर्फ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपका अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू एवरीवन।